नमस्कार। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज बिहार चुनाव की बात कर लें। अब बिहार का चुनाव की जिसको कहते हैं ना बाजी बिक चुकी है। 98-99% तक तय हो गया है कि कौन कहां कैसे किसके साथ लड़ रहा है। पहले जरा समझ लें कि कौन कहां है। सबसे पहला एक गठबंधन जो इस समय रूलिंग गठबंधन है, उसमें राष्ट्रीय पार्टी के रूप में भाजपा, जनता दल यू के नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी जो जनता दल से टूट के ही गए थे, उनकी हम पार्टी है। इन लोगों का सीट एडजस्टमेंट हो गया है। 122 सीट पे जेडीयू लड़ेगा, 121 सीट पे भाजपा लड़ेगी। अपनी 122 सीटों में से 7 सीट जीतन राम मांझी को दे रहे हैं नीतीश कुमार, तो इन इफेक्ट वो 115 सीट पे लड़ रहे हैं। 121 सीट में अभी जो भी एडजस्टमेंट होने की बात हो रही है कि कुछ लोग और अभी आने की बात है बीजेपी, तो वो बीजेपी उनको एडजस्ट करेगी। अब इसके अलावा एक गठबंधन के साथ और बीजेपी लड़ रही है। ऑफिशियली नहीं कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी और एलजेपी, ये सुनने में मतलब अटपटा सा लग रहा है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी जो हमारे रामविलास पासवान जी की है और बीजेपी का एक दूसरा गठबंधन भी बिहार में लड़ रहा है। उस पर भी आएंगे तो उसको भी थोड़ा उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरा एक गठबंधन है कांग्रेस, और मैं जब नाम ले रहा हूं कांग्रेस वहां की छोटी पार्टी, नाम इसलिए ले रहा हूं कि वहां की राष्ट्रीय पार्टी क्यों, मतलब मैं राष्ट्रीय पार्टियों के इर्द गिर्द ये ताना बाना बुनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लड़ाई तो दिल्ली के तख्त की है। कांग्रेस, आरजेडी, और एक बड़ा महत्वपूर्ण यह हुआ है कि वहां पे इस समय कम्युनिस्ट भी इस महागठबंधन में आ गए हैं। मेरे हिसाब से कम्युनिस्ट गेम चेंजर हो सकते हैं, क्योंकि इन सारी पार्टीज, जितनी हमारी राष्ट्रीय पार्टी ले लें, इंडिविजुअल पार्टी ले लें, मैं अभी भी ये मानता हूं कि कम्युनिस्टों का एक ऐसा नेटवर्क है जो अब अपने आप तो कहीं जीतने की स्थिति में थोड़ी मुश्किल है उनका बिहार या यूपी में, लेकिन यूपी के मुकाबले बिहार में वो ज़्यादा काम किए हैं। और वो हर कोई ऐसी कंस्टिट्यूंसी नहीं होगी जहां पे डाई हार्ड कम्युनिस्ट नहीं होंगे। उनका एक वोट बैंक इंटैक्ट है। वो 1% है, आधा परसेंट है, 10% है, 20% है, वो डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन वो इंटैक्ट है। अब एक नया वो हो गया है उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा जी पिछली बार लड़े थे बीजेपी वाले उसमें गठबंधन में, फिर वो ये हो रहा था कि नहीं महागठबंधन से लड़ेंगे, वो उससे फिर बाहर आ गए हैं। वो मूल रूप से कोयरी वोट को कहते हैं कि भाई कोयरी वोट को वो हैंडल करते हैं, तो वो अलग है। पप्पू यादव जी अपना एक अलग संगठन बना के वो अलग लड़ रहे हैं। अब वो जो वीआईपी पार्टी है मुकेश साहनी वाली, उसका अभी तक रुख बहुत साफ नहीं हुआ है कि वो बीजेपी के साथ जा रही है कि नहीं जा रही है, कि वो इसमें से मतलब पप्पू यादव या उपेंद्र कुशवाहा या अपने आप ही लड़ेगी, ये जरा एक आध दिन में और साफ साफ हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सी पार्टियां और आ रही हैं। बसपा लड़ेगी ही, सपा लड़ेगी ही। अब शिवसेना ने भी ऐलान कर दिया है कि वहां पे वो करीब 50 सीट लड़ने जा रहे हैं और संजय राउत पहुंच रहे हैं वहां के सब मैनेजमेंट के लिए। शिवसेना लड़ेगी ही। अब ये देखना है कि कौन किसका वोट काटता है। मेरे हिसाब से शिवसेना तो सीधे सीधे बीजेपी के वोट को ही एड्रेस करेगी बिहार में, जहां तक बिहार की बात है। उसके अलावा अभी कल आया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पहले गठबंधन महागठबंधन का पार्ट था, वो भी अलग हो गया है, और वो जो बिहार और झारखंड के सीमावर्ती चुनाव क्षेत्र हैं, वहां से 7 सीटों से नाम घोषित कर रहा है, और कुल शायद वो 25-30 सीटें पूरे बिहार में वो भी लड़ेगा। तो एक वो भी आ गए हैं। लेकिन इस बीच एक खबर और है कि 2-4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस दौड़ से अपना नाम एक तरह से वापस ले लिया है। आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से दौड़ी थी, बहुत मतलब, और उसको ग्राउंड भी था। जैसे कम्युनिस्टों की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी का वोट ना हो, लेकिन एक उस विचारधारा को लोगों को लगता है कि भाई अन्ना वाले हैं, कुछ ईमानदारी की बात करते हैं, कुछ इस तरह की बात थी। तो कुछ ना कुछ एक आम आदमी पार्टी का एक बेसिक वोट था। केंद्रीय नेतृत्व ने, वहां बहुत तैयारी हो रही थी, केंद्रीय नेतृत्व ने अभी 2 दिन पहले चुनाव का तैयारी, मतलब सब हो गया है, बिगुल बज गया है, उनके यहां से कैंडिडेट तैयार हो गए हैं, तब कहीं से अरविंद केजरीवाल ने अपने पैर वापस खींच लिए हैं।
वो क्लैरिटी ये है कि वो वहीं पे लड़ना चाहेंगे जहां पे कांग्रेस और बीजेपी दो राष्ट्रीय पार्टी हो। वो अपने को थर्ड ऑल्टरनेटिव के रूप में करना चाहेंगे। उनको ये समझ में आ गया है कि बिहार में वो स्पेस उनको मिलना मुश्किल हो रहा है। खैर, उनके जो कैंडिडेट हैं उनको एक कुछ आम आदमी पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं आप लोग लड़िए और हम आपकी आके मदद करेंगे। अब वो आम आदमी पार्टी पे तो लड़ेंगे नहीं, वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या क्या करेंगे, जो भी देखा जाता है। और एक मतलब कुछ दिनों के लिए मैं भी उसमें बह गया था। मुझे लगा था कि भाई ये हृदय परिवर्तन हो गया है। मैं प्रशांत किशोर के बारे में मुझे ये लग गया था कि मैनेजर साहब से ये शायद नेता हो गए हैं, लेकिन वो मैनेजर के मैनेजर ही रहे। नेतागिरी से उनका कोई मतलब नहीं है। वो कहीं ना कहीं मैनेज करने वाले हैं कि कैसे करके दूर की कौड़ी, वहां से पैसा, यहां से ठेका। मूल रूप से ठेकेदार के वो, और ठेकेदार भी नहीं, वो मेट हैं। एक ठेकेदार होता है और एक ठेकेदार के यहाँ मेट होता है जो सारे काम कराता है। तो राजनीति के मेट के रूप में प्रशांत किशोर भी बहुत आए थे दमखम के साथ कि मैं ये कर दूंगा और ऐसे बूथ बनाऊंगा। वो कहीं कुछ नहीं, वो अपना, ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो बंगाल में ठेका लिए हैं ममता दीदी को जिताने का, वो उसमें लगे हुए, उनका बिहार से कोई मतलब नहीं है। मतलब आप बिहार के हैं, लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं, और इस समय बिहार से आप बिल्कुल खुद गायब हो गए हैं। एक ओवैसी साहब भी आएंगे अभी। अब ओवैसी के आने से किसका फायदा होगा ये जग जाहिर है। और ये भी देखना है कि आज की तारीख में वोटर कितना सेंसिटिव हो गया है, क्योंकि चीजें थोड़ी चेंज हो गई हैं। कुछ समुदाय के लिए ये थोड़ा जीवन मरण का भी प्रश्न है, क्योंकि अगर कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, इससे बहुत सी चीजें आने वाले समय में डिसाइड करेंगी। अब मैं जरा आपको एक नजर ये बता दूं कि अभी स्थिति क्या है। स्थिति यह है कि पिछला चुनाव आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। आरजेडी के उस समय 101 में 80 सीटें वो जीती थी और उसको 18.35% वोट मिला था। तो ये 18.35% वोट, ये मैं मान रहा हूं कि उनका इसमें कमी नहीं आएगी। वो लालू अस्वस्थ हैं, नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन वो उनका बेस वोट है। बेस वोट जब मैं बोल रहा हूं क्योंकि उनके पास वो जो माई फैक्टर है, मुस्लिम और यादव, मुझे अभी भी लग रहा है कि मुस्लिम जो हैं वो ज़्यादा कंसोलिडेट होकर उस महागठबंधन को वोट करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा एक नीतीश जी और इन लोग एक रखते थे ना कि थोड़ा मुस्लिम भी इनको रखेंगे, भाई 370 के अगेंस्ट नहीं होंगे, इस तरह के जॉइंट वो करते थे। लेकिन नहीं, मुझे लगता है मुस्लिम वही वोट करेंगे। जनता दल यू जो पिछला चुनाव लड़ी थी 2015 का आरजेडी के साथ, 101 में 71 सीटें जीती थी, उसको 16.83% वोट मिला था। अब इसमें जरा मैं एक चीज बता दूं कि जब हम, क्योंकि फर्क मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि वहां क्या हो रहा है। वहां पे कांग्रेस, बीजेपी जो दो राष्ट्रीय पार्टी हैं, इनके अलावा वहां पे 3 व्यक्ति विशेष हैं जो वोट को प्रभावित करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 2 पार्टी हैं, मुलायम सिंह यादव और उनके लड़के, अब अखिलेश यादव जो सपा को लीड करते हैं, और मायावती जी और बसपा, ये 2 इंडिविजुअल यहाँ के वोटर्स को, अदर देन कांग्रेस का बहुत यहाँ नहीं मतलब है, लेकिन फिर भी अदर देन कांग्रेस और बीजेपी यहाँ के वोट को इफेक्ट करते हैं। वैसे ही बिहार में 3 नेता हैं। लालू यादव पहले उनके पास बैकवर्ड सब खड़े रहते थे, लेकिन जब से नीतीश कुमार और इन लोग आए तो वो बैकवर्ड का एक कुछ फैक्शन उनसे कटा है, लेकिन उनके मुसलमान और यादव वोट काफी कुछ इंटैक्ट हैं। अब पप्पू यादव उसमें कितना डैमेज करेंगे नहीं करेंगे ये देखने वाली बात है, लेकिन उनके यादव वोट मोर और लेस लालू यादव के साथ इंटैक्ट है। उसी तरह से जनता दल यू में जो ने 101 में 71 सीटें जीती थी, 16.83% उसको वोट मिले थे, लेकिन वो वोट परसेंटेज मेरे हिसाब से ज्यादा इसलिए थे क्योंकि मतलब मुस्लिम का वोट और यादव का वोट ट्रांसफर हुआ था इनको बिल्कुल ठीक से, जो इस बार इनके पास नहीं आएगा। तो जो इनका बेस वोटर है, जिसको कहते हैं कुर्मी, जो नीतीश कुमार जिस जात से आते हैं, करीब 6%। देखिए, एक हरदम समस्या ये रही है कि नीतीश कुमार अकेले, जिसको कहते हैं कि वो जिताने की उनकी कुव्वत नहीं है, अकेले लड़ेंगे तो वो बिल्कुल धाराशायी हो जाएंगे। ये कुव्वत, और मैं इसलिए नहीं, लोगों को लगेगा कि नहीं, ये कुव्वत लालू यादव में थी। लालू यादव अकेले भी लड़ते हैं तो उनका एक बेसिक वोट रहता है। अब नीतीश कुमार उनसे अलग हट के लड़ रहे हैं, तो वो जो बेस वोट था आरजेडी का जो इनको ट्रांसफर हुआ था, वो कितना ट्रांसफर होगा? मेरे हिसाब से 16.83% से
100% वोट परसेंटेज कम होगा। तीसरा बीजेपी थी, बीजेपी 153 या 155 सीट पे लड़ी थी, उसको 53 सीटें जीती थी उसने, और उसको 24.42 सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज, सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज उनको मिला था। अब बीजेपी 153 से सीटें कम हो रही हैं, मतलब वो 121 पे है और उसमें से कुछ सीटें का गठबंधन हो देते हैं, 121 भी मान लें तो सीटें कम हो रही हैं। तो मेरे हिसाब से 24.42 जो उनका वोट परसेंटेज है वो कम होना चाहिए। अब एक तीसरे फैक्टर हैं जो बिहार के इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, उस पर जरा चर्चा कर ली जाए क्योंकि वो इस समय महत्वपूर्ण है। वो है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान ने अपनी लोक जनशक्ति पार्टी जनता दल से 2000 में जब जनता दल से निकले तो उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई, और वो देवेगौड़ा के समय से, उससे पहले भी मंत्री रहे, 77 में भी मंत्री, 89 में भी मंत्री, लेकिन फिर वो देवेगौड़ा के बाद वो करीब करीब लगातार मंत्री रहे हैं। और इसमें एक चीज जरूर है कि लालू यादव को छोड़ के, ये जो हम तीन लोगों की बात कर रहे हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार, ये दोनों लोग जो दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं, एनडीए और यूपीए, मतलब एक कांग्रेस की पार्टी और एक भाजपा की लेड गठबंधन, इन दोनों में ये दोनों लोग रहे हैं। तो इसलिए कोई ये कहना कि मेरी आइडियोलॉजी है और ये है, ये सब गलत बात होगी। वो केवल लालू यादव बीजेपी के साथ, अभी तक उनके ट्रैक रिकॉर्ड में वो बीजेपी के साथ गठबंधन में कभी नहीं रहे हैं। तो ये तो एक रही बात। दूसरा ये रहा कि जैसे अपने आप नीतीश कुमार 1995 का, मैं भी उसका पार्टी था, 7 सीटें हम लोगों को मिली थी जब हम लोग अकेले लड़े थे, उसी के आसपास फिर रहेंगे, ये नीतीश कुमार को ठीक से पता है। रामविलास पासवान की भी वही कमोबेश हालत है। कहने को दलित वोट ज्यादा हैं, लेकिन दलित में वो मूल रूप से पासवान वोट पे उनका एकाधिकार है, वो करीब 6% होते हैं। अब इन्होंने पिछली बार 42 सीटें, अगर मैं गलत, हाँ 42 सीटें 2015 में भाजपा के गठबंधन के साथ 42 सीटें लड़ी थी और जीती थी सिर्फ 2 एमएलए के। तो आज जब ये अकेले ताल ठोक रहे हैं तो ऐसा लगता है कि सीट जीतना तो मुश्किल होगा, लेकिन एक काम होता है कि मैं इनके साथ लड़ रहा हूं, मैं इनको सीट जिता दूंगा। एक काम होता है मैं इनके साथ लड़ रहा हूं, मैं इनको वोट काट के इनके वोट कम करवा दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका नाम वोट कटवा ही बोला जाता है। वोट कटवा की, क्योंकि यहां 4-5 लोग वोट कटवा की भूमिका में रहेंगे, लेकिन वोट कटवा की सबसे तगड़ी भूमिका में लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी, जो जनता दल यू को हराने का काम करेगी। अभी तक तो आप सुने थे ना कि ये जिताने का काम, वो हराने का काम करेगी। अच्छा, यहां पे एक और चीज क्या है कि जैसे अब इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी के डर से एक समय मायावती और अखिलेश यादव साथ आ गए थे, कमोबेश, और दोनों अदरवाइज एक दूसरे के स्ट्रांग विरोधी हैं। उससे ज्यादा विरोधी नीतीश कुमार और रामविलास पासवान एक दूसरे के हैं। अब चूंकि दोनों एनडीए के पार्टनर हैं, तो दोनों को मतलब एक तरह से साथ साथ काम करना पड़ता है। अब चिराग पासवान ने बहुत साफ शब्दों में, ये शुरू से उनका क्लियर हो रहा था कि भाई हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अब वो क्लियर हो गया कि वो नीतीश जी के साथ नहीं लड़ रहे हैं। वो एनडीए से बाहर आ गए हैं। एनडीए से बाहर आके उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि जहां जहां जेडीयू लड़ रहा है वहां वहां हम लोग अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। हम एनडीए के पार्ट हैं, रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री हैं और वो मंत्री रहेंगे। तो ये सब भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि बीजेपी की जो भी लीडरशिप है उसका टैक्टिकल सपोर्ट एलजेपी के साथ है। और जरा समझने की कोशिश करें कि वो टैक्टिकल सपोर्ट एलजेपी को क्यों दे रहा है। हालांकि कल नीतीश जी के प्रेशर में ये बयान सुशील मोदी को देना पड़ा, फिर उनके जो संजय जायसवाल जी हैं उन्होंने दिल्ली में बयान दिया। ये बयान देना पड़ा कि हमारे जो एनडीए का बिहार एनडीए बोला गया, बिहार एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे, और यह भी कहा गया कि जो भी स्थिति हो, कम सीटें ज्यादा सीटें, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। क्योंकि चर्चा यह भी चलने लगी थी कि बीजेपी नीतीश कुमार, मतलब जेडीयू की सीटें कम हो जाएंगी, बीजेपी की सीटें ज्यादा होंगी, और ऐसी स्थिति में बीजेपी मुख्यमंत्री पद का दावा करेगी। अब ऐसी स्थिति में यह बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई
ढूंढने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी चिराग पासवान को आगे करके नीतीश कुमार को, जिसको कहते हैं, कट्टू साइज कर रही है। और ये बार बार किया है, कोई ये नई चीज नहीं है। ये काम आप अगर देख लीजिए तो ये काम महाराष्ट्र में हुआ। शिवसेना आज उनके साथ नहीं है ना, एनडीए के साथ। जिस दिन से शिवसेना और मतलब बनी थी उस दिन से एनडीए के साथ थी, अब तो बीजेपी के साथ नहीं है। अकाली दल अब साथ नहीं है, क्योंकि ये नीतीश जी मतलब मैच्योर लीडर हैं, समझते थे वो इनके उसमें कैसे फंस गए, और वो फंसा क्योंकि वो तो 2019 में उनको सीटें दी गई, अपनी सीटें अपने एमपीज के, सिटिंग एमपीज के टिकट काट के उनको वो किया गया। आज नीतीश कुमार बिल्कुल उस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जेडीयू लिख रही है चुनाव आयोग को कि एनडीए बिहारी केवल मुख्यमंत्री का, अरे माफ कीजिएगा, एनडीए बिहारी केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो अपने पोस्टर में लगा सकती, कोई दूसरा नहीं। क्योंकि चिराग पासवान ने अपने पोस्टर में नारा दे दिया है, उसने कह दिया है मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। मतलब इतना एग्रेसिवली आपका एक पार्टनर, मतलब जो उसको तो कहेंगे बीजेपी और एलजेपी गठबंधन, जेडीयू को गाली दे रहा है, वो साफ साफ स्पष्ट है। अब इसको भी अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा है तो अलग बात है। कुछ चीजें आपको यू हैव टू रीड दैट। राजेंद्र सिंह जी एक हैं। राजेंद्र सिंह जी 1983 से आरएसएस में थे, या आप गूगल करके देख लीजिएगा। 2004 में बीजेपी ज्वाइन किए, और एक जमाने में ये कहा जाता था कि जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो जैसे खट्टर को हरियाणा में आरएसएस के आदमी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह वहां के वाइस प्रेसिडेंट थे। 2015 का इलेक्शन वो हार गए थे जेडीयू के उम्मीदवार से। इस बार राजेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ के एलजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और उसी जो जेडीयू के मंत्री जी हैं उनकी जो अपनी सीट है वहां से जाके वो फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बीजेपी के जो भी इस तरह के लोग होंगे जिनकी सीटें कटेंगी, उनको बीजेपी एलजेपी के रूट से इलेक्शन लड़ाने का काम करेगी। इसको कोई माने ना माने वो अलग बात है, क्योंकि देखिए ये विन विन सबके लिए है। रामविलास पासवान 74 साल के हो गए हैं, दूसरा मतलब उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, अब बहुत स्वस्थ नहीं रहेंगे, और उन्होंने 2019 में ही जो नेतृत्व है वो अपने लड़के को सौंप दिया है। बिहार में एक लीडरशिप वैक्यूम हो रहा है, क्योंकि लालू अब तो लालू एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर ही है, बाहर से अपना जो भी कर ले, लेकिन वो तो जेल में है। नीतीश जी की एक एज हो गई है, और अब वो नेशनल पॉलिटिक्स का सपना तो भूल ही जाएं, अब वो बिहार में भी मार्जिनलाइज कर रहे हैं उनको बीजेपी वाले। तो वहां एक वैक्यूम है जो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को लगता है कि इसमें हम, क्योंकि नीतीश के कोई लड़का नहीं है, तो ये जो बाकी दो लोग हैं उनके बीच में ये कॉम्पिटिशन है। चिराग पासवान को लगता है क्योंकि मैं नेशनल पॉलिटिक्स किया हूं, मैं मतलब उनको पूरी तरह से नेतृत्व उनके हाथ में है जहां पे, तो मैं शायद बेहतर स्थिति में हूं उस वैक्यूम को भरने में। और आप एक चीज और सोच लीजिए, क्योंकि वो बार बार एक जो चिराग पासवान कह रहे हैं ना कि पोस्ट इलेक्शन हम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, पोस्ट इलेक्शन हम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, याद है ना? मैं सिर्फ याद दिला दूं, 2005 में जब पहली बार नीतीश कुमार जी पहली बार कुछ दिन के लिए बूटा सिंह की मेहरबानी से चीफ मिनिस्टर बने थे, उस समय भी कुंजी रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के पास थी, हंग असेंबली थी, और लोक जनशक्ति पार्टी को जैसे नीतीश जी ने उस समय तोड़ने का, ऐसा कहा जाता है कि 12 एमएलए को तोड़ने का प्रयास हुआ था, वो नहीं हो पाया था। और खैर वो अलग बात है कि जब दोबारा इलेक्शन हुए तो नीतीश जी पूरी मेजॉरिटी से आ गए, लेकिन चीज़ें 2005 और 2020 के बीच में एंटी इनकम्बेंसी भी कोई चीज़ होती है, वो काम करेगी। चिराग पासवान इलेक्शन के बाद बीजेपी का, अगर बिहार में बीजेपी का चेहरा हो जाते हैं तो इसमें भी किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसकी वजह से बीजेपी को लगे कि नहीं अब ये तो वो नेतृत्व, मुझे नहीं लगता है कि अगर चिराग पासवान की ऐसी बात आएगी कि उसी की वजह से है, और वो अगर बीजेपी को लगता है कि नहीं भाई तुम ज्वाइन करो, तो उनको इवन बीजेपी ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि चीजें दूध का दूध पानी का पानी तो 10 नवंबर को हो जाएगा। मैं सीटों की गिनती अभी नहीं कर रहा हूं, जरा और स्पष्ट हो जाए तो उस पर भी एक बार चर्चा करेंगे कि एस्टिमेटेड कौन कितनी सीटें जीतेगा। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए
आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।